नमस्कार, आज है 29 सितंबर दिन आज है गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो इंडिया 360 में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का तोहफा, स्मॉल सेविंग पर बढ़ाई गई ब्याज दरें, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज दूसरा दिन। जी बिजनेस एक्सपर्ट पोल के मुताबिक कल पॉलिसी में ½ % बढ़ सकती हैं ब्याज दरें। रुपए की शुरुआती मजबूती हुई हवा, यूएस डॉलर में बढ़त से बना दबाव, डॉलर की कीमत 81 रुपए 86 पैसे हुई। एक्सचेंज में तकनीकी खराबी होने पर सौदे काटने के लिए शाम 5 बजे तक बढ़ाया जाएगा ट्रेडिंग का समय। सेबी की कमेटी ने प्रस्ताव किया मंजूर, जल्द आएगा सर्कुलर। जी बिजनेस की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। मंथली एक्सपायरी के दिन फिसला बाजार, निफ्टी 40 अंक गिरकर 16,800 के पास सपाट बंद। सेंसेक्स करीब 200 अंक लुढ़का। आईटी, बैंक, फाइनेंस और ऑटो शेयरों से दबाव। और सुप्रीम कोर्ट का गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला। एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का हक सभी महिलाओं को। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के क्या मायने। तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरे दिन की कहानी न्यूज अपडेट में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी उथल पुथल आज भी दिखी। एक तरफ जहां सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने साफ किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो कल अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। यहां कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हलचल जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ अखिलेश यादव ने ही नामांकन किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने यह जिम्मेदारी उन्हें ऐसे वक्त में संभाली है जब पार्टी कई मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान आज सूरत में उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बाद में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सूरत जनभागीदारी और एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे भारत के लोग सूरत में रहते हैं, ये एक छोटा भारत है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये अपनी तरह की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है। गति और सुविधा के मामले में ये ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए बड़ी छलांग है। ये बहुत कम समय में तेज गति पकड़ लेती है। एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की सुविधा है। ट्रेन में टच फ्री सुविधाओं के साथ ही बायो वैक्यूम शौचालय भी होंगे। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट आज सुबह बंद कर दिया गया। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर ने यह एक्शन लिया है। कल ही केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया था। पिछले कई दिनों से देश भर में चल रही छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज बंद किए गए पीएफआई के ट्विटर अकाउंट पर करीब 81,000 फॉलोअर्स थे और इसके साथ ही ट्विटर पीएफआई अध्यक्ष ओएम सलाम और महासचिव अनीस अहमद के अकाउंट भी बंद कर दिए। इन दोनों को एनआईए ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आज चुनावी बॉन्ड की 22वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे चुकी है।
चुनावी बॉन्ड की किश्त 1 अक्टूबर को बिक्री के लिए खुलेगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए गए नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए हैं। आपको बताएं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के लिए तारीखों का घोषणा जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है। बॉन्ड की बिक्री की 21वीं किश्त जुलाई 2022 में हुई थी। वहीं चुनावी बॉन्ड के पहले बैच की बिक्री मार्च 2018 तक हुई। तो दिन भर का अपडेट लेने के बाद अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। और आज की हमारी कवर स्टोरी महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी हुई। महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर महिलाओं को बड़ी आजादी दी है। कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन गर्भपात की अनुमति दे दी है, फिर चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि एमटीपी के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। उन्होंने कहा कि अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट में मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एमटीपी के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिलाओं को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एमटीपी से अविवाहित महिला को बाहर रखना असंवैधानिक है। जिस एमटीपी एक्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की है वो दरअसल एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। इसके तहत विवाहित महिलाओं के लिए कुछ स्थितियों में गर्भपात की मंजूरी दी गई है। 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भवती महिला को 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की इजाजत देता है। 2021 में हुए बदलाव के बाद यह सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते तक कर दी गई थी। हालांकि ऐसा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट में गर्भपात के लिए कुछ विशेष श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें दुष्कर्म पीड़िता, दिव्यांग और नाबालिग जैसी अन्य संवेदनशील महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 हफ्ते थी, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह समय सीमा 20 हफ्ते रखी गई है। आज कोर्ट ने इसी अंतर को खत्म करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को अपनी कोख पर ज्यादा बेहतर और मजबूत अधिकार मिलेंगे। ये अधिकार इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि देश में अनसेफ अबॉर्शन से हर रोज 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 67% गर्भपात में जान का जोखिम बना रहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेफ सेक्स और प्रिकॉशन से महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। गर्भपात के अधिकांश मामलों में गर्भपात के जो अधिकार हैं उनके मामलों में भारत काफी अच्छी स्थिति में है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ स्थिति और बेहतर हो गई है। सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के मुताबिक दुनिया भर में 24 देशों में गर्भपात कराना गैर कानूनी है। इन देशों में सेनेगल, मॉरिटेनिया, मिस्र, लाओस, फिलीपींस, अल सल्वाडोर, पोलैंड और माल्टा जैसे देश शामिल हैं। वहीं करीब 50 देश ऐसे हैं जहां काफी सख्त शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति होती है। लीबिया, इंडोनेशिया, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे देश गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरा होने पर ही गर्भपात की अनुमति देते हैं। और कई देश ऐसे हैं जहां दुष्कर्म, अनाचार या भ्रूण के विकृत होने की स्थिति में गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। वहीं यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्भधारण के 12 से 14 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है। हालांकि कई देशों में अलग अलग तरह के अपवाद की स्थिति में तय सीमा के बाद भी गर्भपात की अनुमति मिलती है। जैसे ब्रिटेन में भ्रूण विकृत होने की स्थिति में जन्म से पहले कभी भी गर्भपात की इजाजत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। सीनियर लॉयर आभा सिंह हमारे साथ हैं। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखती हैं मैम आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कहा यह जा रहा है
कि बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है? देखिए, अच्छा फैसला है मैं कहूँगी। और प्रोग्रेसिव फैसला तो तब होता जब आप बिल्कुल इसमें कोई लिमिट नहीं रखते किसी भी महिला के लिए कि जो है आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं तो महिलाओं का अधिकार है कि वो डिसीजन खुद ले सके कि उनको अपने गर्भपात कराना है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन था विवाहित और अविवाहित महिलाओं में, टोटल 4 हफ्ते का था कि 20 वीक्स तक अविवाहित महिलाएं उनको एमटीपी में करा सकती थी अबॉर्शन, लेकिन अब वो भी 24 वीक्स तक करा सकती हैं। और जो दूसरी बात है कि ये जो नया एक्ट आया है 2021 का एमटीपी, इसमें हस्बैंड की जगह पार्टनर का शब्द यूज किया गया है, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी जो है वो मान्यता बराबरी की दी गई है। मुझे लगता है ये चेंजेस जो है बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और जो ये रेप का जो कहा है कि मैरिटल रेप में भी गर्भपात कराने की बात है, ये थोड़ा टिकलिश लग रही है मुझे, क्योंकि वैसे भी कानून में अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और उसके बाद जो है जैसे जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स नहीं होता, जुडिशियल सेपरेशन के बाद अगर पति संबंध स्थापित करता है तो उसको रेप माना जाता है। तो ये बात तक तो सही है, लेकिन आगे क्या मैरिटल रेप, ये सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, या वो कह रहा है कि मैरिटल रेप में अबॉर्शन करा सकते हैं, तो अभी तो हिंदुस्तान में मैरिटल रेप गुनाह नहीं है, तो वो चीज जो है मुझे लगता है पार्लियामेंट को देखनी पड़ेगी। बट पूरा टोटलिटी में देखें तो बिल्कुल एक जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो महिला का अधिकार है, वो बच्चा करना चाहती है नहीं करना चाहती। और मैरिड और अनमैरिड में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा था, तो मुझे लगता है उन सबको समाप्त कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक ऑर्डर से। मैम थोड़ा सा और इलैबोरेट करें इसे, जो मैरिटल रेप की बात की जा रही है, इसे भी एक माइलस्टोन इसे फैसला कहा जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर वाइफ ने कंसीव किया है फोर्स्ड सेक्स के बाद तो वो अबॉर्शन करा सकती है। अब फोर्स्ड सेक्स क्या है, क्या इसकी परिभाषा तय है? देखिए, यही फोर्स सेक्स तो मैरिज में कोई परिभाषा है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था, तो एक जज ने कहा था कि मैरिटल रेप को ऑफेंस होना चाहिए, दूसरे जज ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो वो बात अभी सुप्रीम कोर्ट चली गई और ये अभी मुद्दा जो है कोर्ट कचहरी में ही घूम रहा है। तो फोर्स सेक्स वो पत्नी कैसे प्रूव करेगी, क्योंकि या तो वो अपनी इंजरी दिखाए, चोट दिखाए, तो फिर वो उस तरह से कि ये जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन था मेरे साथ, तो वो फिर गुनाह हो जाता है। तो ये फोर्स सेक्स को प्रूव करना फिर कोर्ट कचहरी में हर पति पत्नी का रिश्ता जाएगा, और शायद इसीलिए मैरिटल रेप को इस देश ने अभी तक कानून नहीं बनाया है। लेकिन अगर कोई पत्नी फोर्स सेक्स प्रूव कर देती है, वो किस तरह फोर्स सेक्स प्रूव होता है, क्योंकि जो जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, जब पति पत्नी का डिवोर्स नहीं होता है लेकिन कोर्ट उनको कर देता है, डीवी में भी होता है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाता है, डीवी के एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हो चुका है तो पत्नी जहां रहती है उसके आसपास पति नहीं आ सकता। तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बाद अगर पति आके संबंध स्थापित करता है तो वो रेप माना जाएगा। तो मुझे लगता है कोर्ट ने फोर्स सेक्स इस बात को कहा है, या फिर पति पत्नी में पत्नी का मन नहीं है और पति जबरदस्ती सेक्स करके उसको प्रेग्नेंट करता है, तो बिल्कुल वो पत्नी को जाके गर्भपात करा सकती है। मतलब इस तरह से ये बात आगे जाएगी। एब्सोल्युटली मैम। और जो बात आपने शुरुआत में कही कि ये पूर्णतः प्रोग्रेसिव फैसला तब कहा जाता है इसमें उम्र के दायरों को या सभी महिलाओं को इसमें समाहित किया जाता, क्या चिंता है इस दिशा में मैम? देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो है अनप्रोटेक्टेड, मतलब जो है वो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और वो अबॉर्शन जो है अस्पताल में नहीं कराती हैं, प्राइवेट में कराती हैं। तो ये सब चीजें जो है जरूरी है कि आप बहुत सवाल मत पूछिए आप। और ये जो पार्टनर का आ गया, जैसे इस जो आज जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यही था कि ये महिला एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने उससे शादी नहीं की, और इसलिए उसने कहा मैं ये बच्चा नहीं करना चाहती क्योंकि अब मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं एक उनको था कि वो छुपा रही थी, शाई हो रही थी, तो वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो सोशल स्टिग्मास हैं कि आउट ऑफ मैरिज प्रेगनेंसी के,
इन पे जरूर एक रोक लगेगी। और अभी तो आप देखिए कि जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, नौकरी करती हैं, अगर वो शादी लेट करना चाहती हैं करियर की वजह से, तो बहुत सारी अनमैरिड महिलाएं अपने एग फ्रीज करा दे रही हैं। आप सरोगेसी की बात कर रहे हैं, सेम रिलेशनशिप में बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सब एक बहुत प्रोग्रेसिव तरफ महिलाएं जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट कानून की कचहरी के भी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप फोर्स सेक्स की बात करेंगे तो पति कहेगा नहीं, मैंने तो बच्चा चाहिए मुझे, मैं बाप हूँ, मेरा भी राइट है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है इनके गाइडलाइंस या तो एनसीडब्ल्यू को देखना पड़ेगा या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इनके फर्दर गाइडलाइंस निकालने पड़ेंगे, ताकि इश्यूज में कोई ज्यादा टकराव ना हो। मैम, जो कोर्ट ने आज कहा है और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो मैरिटल रेप है उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन क्या मैम आज का जो डिसीजन है वो मैरिटल रेप पर भी एक तरह से कोर्ट का रुख साफ नहीं करता है? क्या ये आधार नहीं बन सकता है मैरिटल रेप को लेकर जो धारणा है? क्योंकि कोर्ट ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट इनकंसीवेबल दैट मैरिड वुमेन बिकम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स हैविंग रेप्ड देम। तो कैटेगोरिकली जज साहब कह रहे हैं अपने फैसले में, तो क्या अपने आप में ये मैरिटल रेप की परिभाषा को एक तरह से स्पष्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए हम शायद मैरिटल रेप के कानून की तरफ थोड़ा प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट की स्प्लिट जजमेंट थी डबल बेंच की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को कह रहा है और जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच में बैठे हैं जो हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, तो अगर वो इस तरह का इशारा दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद, लेकिन कानून बनाना मैरिटल रेप का ये जो है पार्लियामेंट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, वो सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है। तो अगर चाहे भी तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, ये पार्लियामेंट में जाएगा। और लेकिन ये मैरिटल रेप पे जजेस हमेशा कुछ अपने अपने जजमेंट्स देते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, इट इज नॉट देयर मैंडेट। एब्सोल्युटली मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट को मैरिटल रेप के बारे में एक स्पष्ट कानून लेकर देश के सामने आना होगा। लेकिन बहरहाल आज जो मैरिड और अनमैरिड का जो एक डिस्क्रिपेंसी थी उसको ख़त्म जो किया है वो एक लैंडमार्क डिसीजन और काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजन इसे इस दिशा में कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अभी सेल चल रही है, रोजाना लाखों ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं जिसमें लोगों ने ऑर्डर तो लैपटॉप किया था लेकिन पैकेट में आलू या ईंट मिले। फ्लिपकार्ट के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही शिकायतें आई। इस पर फ्लिपकार्ट का कहना है कि पहले आप बॉक्स खोलिए और फिर अपना ओटीपी दीजिए, ये व्यवस्था हमने कर रखी है। अगर आप बिना बॉक्स खोले ओटीपी दे देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब फ्लिपकार्ट ने इस व्यवस्था को ओपन बॉक्स डिलीवरी नाम दिया है। क्या है ये पूरी व्यवस्था, कैसे ये काम करती है, एकता सूरी बता रही है। अक्सर हम मोबाइल, लैपटॉप या महंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए फेस्टिव सीजन सेल का इंतजार करते हैं ताकि बड़े बड़े डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकें। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा कि किसी ने मीशो से ड्रोन ऑर्डर किया और बदले में डिलीवर हुए आलू। फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीदा लेकिन डिलीवर हुई डिटर्जेंट बार की टिकिया। अगर आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है, अपना प्रोडक्ट आपने जो ऑर्डर किया है सही हालत में चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते वक्त ओपन बॉक्स डिलीवरी ये ऑप्शन चुनिए। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि आपके घर जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आया है वो आपको डिलीवरी के वक्त पूरा प्रोडक्ट खोल कर दिखाएगा। आपको आपके गैजेट सही हालत में दिख रहे हैं, सारे उसके पार्ट्स मौजूद हैं। तभी आपको जो ओटीपी फ़ोन पर आया है आप शेयर कीजिए। ओटीपी शेयर करने का वक्त ओपन बॉक्स डिलीवरी के वक्त ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ पूरी तसल्ली के साथ आपने उसे एक्सेप्ट किया है। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन आप कैसे चुनते हैं? ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। मसलन मैंने एक डिश वॉशर जो है वो खरीदते वक्त यहाँ पर मुझे एलिजिबल फॉर फ्री ओपन बॉक्स इंस्पेक्शन ऑप्शन दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होगा तो मैं इसकी ओटीपी शेयर करने से पहले इसको खोल कर देखूंगी कि ये सही हालत में है या नहीं।
अब ओपन बॉक्स डिलीवरी कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि OTP तभी शेयर करना है अगर आपका प्रोडक्ट आपको सही हालत में मिला है। लेकिन फिर भी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ये ऑप्शन सारे प्रोडक्ट्स पर नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर है, लैपटॉप मोबाइल जैसे महंगे प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल है और भारत के सारे पिन कोड्स पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है तो आपके साथ धोखा हो। उनका फर्ज है कि आपको आपका प्रोडक्ट सही हालत में मिले और आपको उससे पूरी तसल्ली हो। हाँ, अगर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको उसमें कुछ खराबी दिख रही है तो प्लेटफॉर्म की जो ऑप्शन है रिटर्न ऑप्शन, उसको आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ओपन बॉक्स डिलीवरी आप जरूर चुनिए अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते वक्त अगर वो ऑप्शन आपको दिख रही है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। आपको ऑफलाइन शॉपिंग में ही नहीं बल्कि वित्तीय लेन देन को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि RBI गवर्नर का एक ऐसा वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप पेटीएम, गूगल पे को कोई शिकायत आती है तो ब्लॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में RBI गवर्नर के हवाले से ये कहा जा रहा है, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप कैसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे को ब्लॉक कर सकते हैं। PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल वीडियो को फर्जी बताया है और RBI गवर्नर किसी और संदर्भ में बात कर रहे हैं, यह साफ साफ कहा है। PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि ऐसे किसी भी फर्जी वीडियो पर बिना वेरिफिकेशन किए विश्वास न करने की हिदायत दी जाती है। उम्र 40 की और दिल 70 का, हैरान मत होइए, यह सच है। जो दिल आपके लिए 24 घंटे काम करता है वो बूढ़ा हो रहा है। दरअसल ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि CVD से हर साल करीब 47 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हार्ट के मरीजों में युवाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है, कैसे इसका वक्त रहते पता लगाएं, देखिए इस रिपोर्ट। क्या दिल की बीमारी युवाओं पर हावी होती जा रही है? क्या भारत में उम्र 40 की और दिल 70 का होता जा रहा है? चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक के 50% मामले 50 साल या इससे कम उम्र के लोगों में पाए गए हैं, जबकि 40 या इससे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले 25% के करीब हैं। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे पर यह जानना जरूरी है कि आखिर दिल की बीमारी की जद में युवाओं की बढ़ती संख्या की क्या वजह है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे की थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। फिलहाल तो दिल को दुरुस्त रखने के लिए दिल को तंदुरुस्त रखना होगा। खासकर हार्ट की बीमारी की गिरफ्त में आने वाले युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ खराब खानपान पर भी काबू करना होगा, ताकि हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सके। डॉक्टर युवाओं में हार्ट के बढ़ते मामलों के लिए सिगरेट, शराब के बढ़ते चलन के साथ साथ खानपान की बिगड़ती आदत को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में हेल्दी फूड, नियमित एक्सरसाइज, तंबाकू और शराब से दूरी के साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे पर कंट्रोल जैसे कुछ टिप्स अपनाने होंगे, ताकि दिल की बीमारी से खुद को दूर रखा जा सके। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो मरीज को बिना वजह लगातार पसीना आने लगता है। चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता है। लोग इसे गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं हाथ, कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का बड़ा संकेत है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ECG जैसे जरूरी जांच करवानी चाहिए। मरीज की स्थिति गंभीर हो तो मरीज को तत्काल डिस्प्रिन या एस्पिरिन देनी चाहिए। ये दवाएं खून को पतला करने का काम करती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी चाहिए। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि ये उपाय डॉक्टर की सलाह पर ही अपनाएं तो अच्छा है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे तत्काल CPR देना चाहिए। मरीज की बेहोशी की दशा में उपलब्धता होने पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी AED डिवाइस की मदद लेनी चाहिए। ये डिवाइस हार्ट अटैक के मामले में बेहद कारगर साबित हुआ है। दिल का मामला नाजुक होता है, इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से और हेल्थ के प्रति अवेयरनेस से हम हार्ट की बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नवरात्रों में
गरबा और डांडिया की खूब धूम होती है पूरे देश भर में, कई शहरों में और मुंबई में भी अलग अलग जगहों पर डांडिया और गरबा का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में नवरात्र की धूम दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ पांडे जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए आप कहाँ हैं और किस तरह की धूम है वहाँ? जी दीपक जी, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को वादा किया था कि उन्हें हर रोज जो है एक अलग अलग लोकेशन से जो है राज गरबा की विजुअल्स दिखाएंगे और किस तरह से जो एंजॉयमेंट हो रहा है वो दिखाएंगे, तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे भायंदर इलाके में और आपको जो है विजुअल्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जो है गरबा गीत पर नृत्य कर रहे हैं और इतनी खुशी जो इनके चेहरे पर है वो देखते ही बन रही है। और जो इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वो फोक सॉन्ग्स जो है उनके बज रहे हैं, वो यहाँ पर नृत्य कर प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी गायक हैं वो भी यहाँ पर गरबा की गायकी जो है यहाँ पर समा बांध रहे हैं और जितने भी जो भक्त हैं, जो गरबा रसिका है, वो यहाँ पर अपनी पूरी तरह से जो है एंजॉय कर रहे हैं इस गरबा को। और उनका कहना है कि काफी समय के बाद जो है ऐसा मौका आया है कि उन्हें जो है गरबा करने का मौका मिला है, क्योंकि कोरोना के चलते काफी पाबंदी आई थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो है पाबंदी हटाने के बाद अब जो है पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं। हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर सभी लोग अपना गरबा कर रहे हैं, गरबा नृत्य कर रहे हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति जो हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर वे नृत्य कर रहे हैं और इस पल को जो है एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और आगे भी आएंगे आपके पास इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया। और मुंबई के बाद आपको कोलकाता भी लिए चलते हैं। अनोखा पंडाल है यहाँ, रेड फोर्ट की थीम पर दुर्गा पंडाल यहां बनाया गया है। जहां एक तरफ देश में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम है और अलग अलग थीम के पूजा पंडाल हम देख रहे हैं। और यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव को थीम बनाया गया है और देश के आजादी के 75वें सालगिरह को डेडिकेट किया जा रहा है। हमारे पीछे जो आप पूजा पंडाल देख रहे हैं वो है पूजा कमेटी संतोष मित्र स्क्वायर का और आप देखिए यहाँ पर लाल किला बनाया गया है और बिल्कुल जो है उससे रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ऊपर आपको तिरंगा दिखेगा और साथ ही जो बड़ा स्ट्रक्चर है लाल किला का, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। हर वो छोटी से छोटी चीज को यहाँ पर बनाया गया है जो ओरिजिनल लाल किले में होता है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ उमड़नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं और दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं जो अभी तक लाल किला नहीं देख पाए हो, तो वो यहाँ पर आकर देखना चाह रहे कि आखिरकार लाल किला दिखता कैसा है। लेकिन इस पूजा पंडाल की एक और यूनिक चीज है, वो ये है कि दिन में तो लोग यहाँ पर आकर लाल किले को देखेंगे, लेकिन शाम के वक्त जो है एक यहाँ पर स्पेशल लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होने वाला है और यहाँ पर प्रोजेक्टर की मदद से इसी किले पर आजादी की कहानियों को दर्शाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी से जो है लोगों में काफी उत्साह है जो न सिर्फ मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचेंगे इस पूजा पंडाल में, लेकिन ये भी देखने पहुंचेंगे कि आखिरकार लाल किला दिखता कैसा है और ये पंडाल कैसा बनाया गया और साथ ही आजादी की वो तमाम कहानियां देखने के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगे जो इसी स्ट्रक्चर पर 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाई जाएगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगाने वाले निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। सरकार की तरफ से ये बदलाव अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए किए गए हैं। ब्याज दरों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन किन स्कीम्स में ब्याज दरें बढ़ी हैं, सुनिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उस पर सरकार ने
ब्याज दरें बढ़ाई हैं, कहीं पे बिल्कुल स्थिर रखी हैं। लेकिन ये ब्याज दरें इस वजह से बढ़ी हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैंकों के ब्याज भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अब सरकार ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है। ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये 3 महीने का अंतराल के लिए ये तय होता है, लेकिन कई जगहों पे ये बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न के लिए हो, प्रोविडेंट फंड के लिए 7.1% रखा है, और आप ये देखेंगे कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम को 7.4 से बढ़ाकर 7.6 कर दिया गया है, और जो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको भी 5.5% रखा है, 2 ईयर के लिए 5.7% रखा है, और 3 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए 5.8 रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 30 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन 5 ईयर के जो टाइम डिपॉजिट हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और साथ साथ जो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम्स हैं उसमें भी 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पे सरकार ने करी है। ये एक जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंकों के रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अब सरकार ने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की रेट्स में बढ़ोतरी करी है। और एक तरफ आज ब्याज दरें बढ़ने से छोटे निवेशकों के चेहरे खिले हैं, तो दूसरी तरफ कल आरबीआई की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। क्या होगा इस पॉलिसी में, इस पर जी बिजनेस ने एक एक्सपर्ट पोल करवाया। अब एक्सपर्ट पोल की राय क्या है, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपांशु भंडारी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरबीआई रेट्स बढ़ाने वाला है, और इस पर पूर्ण सहमति है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि हाँ रेट्स बढ़ेंगे, और कितना बढ़ेंगे इस पर भी पूरी सहमति है। सारे के सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आधे % से दरें बढ़ने वाली हैं। हमने और भी ऑप्शंस दिए थे 1/4%, 0.5%, बट सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें लगता है कि आधे % से कल रेट्स बढ़ेंगे, यानी कि 5.4% से जो हमारा रेपो रेट है वो कल 5.9% हो जाएगा। दूसरा सवाल बनता है, क्या आरबीआई अपना रुख बदल सकता है, यानी कि अपना स्टांस बदल सकता है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग यूएस का फेड काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, तो यहां पर भी सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हाँ आरबीआई अपना रुख भी कल बदल सकता है और थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। इस पर आपको देनी पड़ेगी नजर। साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो इस समय का बन रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। अब हमने रिसेंटली देखा है कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज के दाम काफी तेजी से गिरे हैं, तो क्या इन्फ्लेशन का अनुमान आरबीआई घटा सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है, या ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, बहुत जल्दी है ये कहना कि आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का अनुमान घटा सकता है। 75% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आने वाले समय के लिए इन्फ्लेशन आपका और ज्यादा कूल ऑफ होते हुए दिखे। पर इसके साथ ही क्या ग्रोथ का अनुमान घट सकता है, इस पर अच्छी खबर है कि एक्सपर्ट्स ये भी नहीं मान रहे हैं कि ग्रोथ में और धीमापन आएगा। इनफैक्ट 75% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ग्रोथ का अनुमान था वो इस समय आरबीआई अपना मेंटेन कर सकता है, और ज्यादा गिरावट ग्रोथ के अनुमान में नहीं आपको आती हुई दिखेगी। सवाल हमने ये भी पूछा कि क्या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठा सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि 2 साल बाद या 3 साल बाद भारतीय बाजारों में लिक्विडिटी का डेफिसिट हो गया है, कि यानी कि कम लिक्विडिटी हो गई है। तो इस पर भी सारे के सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हाँ आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की, यानी कि नकदी बढ़ाने के कुछ कदम उठा सकता है। आखिरी सवाल जो हमने पूछा है एक्सपर्ट से वो रुपए को लेकर है। लगातार 8 दिनों से रुपया नया लो लगा रहा है, आगे रुपए की रेंज क्या रहेगी, और इस पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। जो करंट रेंज है 82 के ऊपरी स्तर तक, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रुपया यहीं पर स्टेबलाइज होना चाहिए। पर अगर रुपया यहां से और गिरता है तो फिर सीधा 84 या फिर उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। यानी कि अगर रुपया संभलता है तो इसी रेंज में संभलेगा, अगर गिरा तो फिर और तेज गिरावट आ सकती है। तो नजर रखनी पड़ेगी आरबीआई पॉलिसी पर। रेट्स बढ़ने वाले हैं, पर आगे की कमेंट्री कैसी रहती है ये भी बाजार जानना चाहेगा। बिल्कुल, और कल सुबह 9:45 से इसीलिए आपको देखनी है हमारी खास कवरेज। इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़ेंगे एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के अजय बग्गा जी, ओएस्टर कैपिटल के अतुल जोशी, मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के महेंद्र कुमार जाजू, और निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोरा। तो देखना मत भूलिएगा हमारी ये खास कवरेज। आरबीआई पॉलिसी से पहले आज बाजार 7वें सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि बाकी दिनों के मुकाबले बाजार आज कुछ कम कमजोर दिखे, लेकिन आज काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन भी रहा। सेशन 188 अंकों की गिरावट के साथ 56,000, सेंसेक्स जो है वो 409 के स्तर पर बंद हुआ, 56,409। वहीं निफ्टी में 40 अंकों की मामूली गिरावट रही। आज कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी और निफ्टी अपने आप को संभाल नहीं पाया और आधे घंटे के भीतर ही पूरी ताकत गंवा बैठा।
दिन के दौरान बाजार ने मजबूती के संकेत दिए, लेकिन इसके बावजूद कारोबार बंद होते समय हल्की सी गिरावट रह ही गई। तो ये तो रहा आज के बाजार का हाल, लेकिन आज का दिन 2008 की मंदी की शुरुआत का भी दिन था। आज 2008 की मंदी के 14 साल पूरे हो गए। गिरावट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और तेजी से पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। मगर आज 14 साल बाद अमेरिका के डाउ की तुलना में हमारे बाजार कहां हैं, किसने ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान नाहर। शुरुआत हुई थी वो 29 सितंबर से हुई थी, तो आज अगर आप यूं देखेंगे तो वो 14 साल की एनिवर्सरी होती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ ये जो गिरावट है ये आज के दिन की इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस दिन अगर 29 सितंबर 2008 की बात करेंगे तो जो बाजार है डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 7% गिरता हुआ दिखा है इसी दिन। और उसी के बाद से अगर आप देखेंगे अगले 10 दिन में ही जो देखेंगे गिरावट जो बढ़ती हुई दिखी है वो सिर्फ अगले 10 दिन में 20% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। और अगर मैं सिर्फ थोड़ा और आगे जाऊं, अगर 6 महीने की बात करूं, वहीं से अगर आप 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 36% की गिरावट आती हुई दिखी है। ओवरऑल 2000 की मंदी में सारे मार्केट गिरे हैं, डाउ जोन्स भी गिरा है, हमारे मार्केट भी गिरे हैं। तो डाउ जोन्स का अगर आप गिरावट देखेंगे 2008 से अगर पूरी गिरावट आती हुई दिखी है वो 52% की आती हुई दिखी है। वहीं अगर निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो 60% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं। अब ये तो बात हो गई गिरावट की। गिरावट के बाद से अगर आप अभी तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे कि वहां से लेकर अभी तक कितना गुना जो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पे डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो वो 2.9x टाइम्स बढ़ा है। वहीं अगर हमारे मार्केट आप देखेंगे तो हमारे मार्केट 4.4 टाइम्स जो हैं और उतने गुना जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। और अगर आप इसी टाइम फ्रेम के दौरान इनका कैगर रिटर्न देखेंगे तो डाउ जोन्स का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 7.7% है और हमारे मार्केट का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 11.1% है। तो ओवरऑल वहां से लेकर अभी तक हमारे मार्केट ने बढ़िया रिटर्न दिया है। एक्सचेंजेस में तकनीकी खराबी पर सौदों को काटने के लिए अब पर्याप्त समय मिलेगा। मतलब अब एक्सचेंज की खामी का खामियाजा निवेशक नहीं भुगतेंगे। जल्द ही सेबी की ओर से इस मामले पर सर्कुलर भी आ जाएगा। क्या ये पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बिल्कुल, खबर यह है कि सेबी की कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि अगर एक्सचेंज में, क्लियरिंग में या डिपॉजिटरी में किसी भी तरह की तकनीकी खामी आती है तो उस स्थिति में अगर 2:15 बजे तक तो खामी ठीक नहीं होती है तो मार्केट के जो कामकाज का समय है वो 1.5 घंटा बढ़ाया जाएगा। यानी जो 3:30 बजे की क्लोजिंग है उसके बदले 5 बजे क्लोजिंग होगी। इसके पीछे मकसद यही है कि जो निवेशक हैं या जो ट्रेडर हैं जिनके भी सौदे हैं उनको अपने सौदों पर फैसला लेने का, उसको काटने का, निपटाने का पूरा वक्त मिल जाए। और ये भी नियम होगा कि अगर 2:15 बजे ये फैसला लिया जाता है कि मार्केट का कामकाज 1.5 घंटे बढ़ेगा तो एक्सचेंज को या जो भी डिपॉजिटरी है या क्लियरिंग कॉरपोरेशन है सबको मिल करके ये बताना पड़ेगा 1.5 घंटे पहले ही, 2:15 बजे ही बताना पड़ेगा कि मार्केट के कामकाज का समय जो है बढ़ाया जा रहा है 1.5 घंटे, ताकि किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल नहीं रहे, निवेशक घबराएं नहीं और वो अपने सौदों को ठीक से कर पाएं। इसके पीछे की वजह यह है कि 24 फरवरी 2021 को एनएसई में जो घटना हुई थी, तकनीकी खामी हुई थी, उसमें बहुत अफरा तफरी मच गई थी। तो उस तरह की जो घटना है वो दोबारा अगर हो तो उसके लिए निवेशकों के पास पर्याप्त वक्त रहे और कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बने। कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है घाटी में पहुंच रहे पर्यटकों की बड़ी तादाद। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक घाटी के नजारों का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर बर्फीली वादियों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर, बीते कई सालों से धरती का जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की घाटियों पर प्रकृति की धूप नहीं बल्कि आतंक का काला साया मंडरा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों की ये भीड़ बता रही है कि घाटी में आतंक का खौफ खात्मे की तरफ है। अभी तो 2022 के बीते 8 महीनों में 20 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने घाटी की सैर की है। पर्यटन कारोबारी 2022 को भाग्यशाली वर्ष बता रहे हैं। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के सभी होटल महीनों से पूरी तरह से बुक थे।
घाटी में पर्यटकों की इतनी बड़ी तादाद में आने से यहाँ का पर्यटन उद्योग फिर से जिंदा हो गया है, जो पिछले कुछ सालों से कई वजहों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सरकार और पर्यटन कारोबारियों की कोशिशों से घाटी का टूरिज्म फिर से गुलजार हुआ है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कश्मीर के युवाओं के लिए बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा किया है। पर्यटन विभाग के मुताबिक घाटी में पर्यटकों के आने के ये आंकड़े अब तक के सबसे ज्यादा हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटक के जानकारों का मानना है कि सर्दियों में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार घाटी में कुछ नए स्की रिसोर्ट भी शुरू करने जा रही है। सैलानियों के बढ़ने के हालात में होम स्टे भी शुरू किया गया है, ताकि किसी भी टूरिस्ट को मायूस न होना पड़े। जम्मू कश्मीर के पर्यटन के इतिहास में ये पहली बार है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 20 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर एक बार फिर वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से पहचानी जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश नेशनल हाईवे के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। नया लैंडस्लाइड यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास हुआ, जिसकी वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। ये जो आप धूल का गुबार देख रहे हैं, ये है यमुनोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड के पास का इलाका, जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है। जिसकी वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। हाईवे के दोनों ओर स्थानीय और चारधाम के यात्री फंस गए हैं। ये लैंडस्लाइड बुधवार की शाम करीब 6 बजे धरासू बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जिसका मलबा और बोल्डर यमुनोत्री हाईवे के नीचे से गुजरने वाली गंगोत्री हाईवे पर आ गिरे हैं, जिसकी वजह से दोनों राजमार्गों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश नेशनल हाईवे के लिए जरूर मुसीबत का सबब बन गई है। आप देख सकते हैं कि मंगलवार को भी गुरना मंदिर के करीब पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था। दरख्ते पहाड़ का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पहाड़ के पास खड़े इन्हीं लोगों ने बनाया है। बरसात के बाद लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे में बारिश थमने के बावजूद पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने अभी तक इलेक्ट्रिक कार और ट्रक की बात सुनी होगी, लेकिन एक कंपनी ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार किया है जो 100% इलेक्ट्रिक है। इस एयरक्राफ्ट ने हाल ही में यूएस में सफल उड़ान भरी। इसे बनाने वाली कंपनी एविएशन का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट जीरो कार्बन उत्सर्जन करता है। इस एयरक्राफ्ट का फायदा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका ऑपरेशनल खर्च भी काफी कम है। आम लाइट जेट्स के मुकाबले इसे मेंटेन करना काफी सस्ता है। कंपनी इसे कमर्शियल यूज के लिए लाने की तैयारी भी कर रही है और हर आधे घंटे के हिसाब से चार्ज करने की योजना पर काम कर रही है। इसे पैसेंजर्स के साथ ही कार्गो फ्लाइट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब स्पोर्ट्स की कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये जानकारी न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से सामने आ रही है। अभी BCCI का इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। बुमराह की कमर की चोट बेहद गंभीर है और वो अगले 4 से 6 महीने तक क्रिकेट के मैदान से दूर हो सकते हैं। भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका पर 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया अब 1-0 से आगे चल रही है। अफ्रीका ने टीम इंडिया को 107 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने 17वें ओवर में छक्का मारकर भारत को जीत दिला दी। भारत के लिए KL राहुल ने नॉट आउट 51 और सूर्य कुमार यादव ने 50 रन नाबाद बनाए। वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को पहले T20 में सूर्य कुमार ने 33 गेंदों पर नॉट आउट 50 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इसके साथ ही सूर्या के नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया है। T20 इंटरनेशनल मैचों में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं सूर्य कुमार। साल 2022 में सूर्य ने अब तक 695 रन बनाए हैं। उन्होंने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिखर धवन ने साल 2018 में कुल 689 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 5वीं T20 सीरीज में इंग्लैंड को 6 रनों से हरा दिया। अब 7 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की टीम 3-2 से आगे चल रही है। बता दें कि आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, लेकिन आमिर जमाल की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम ने मैच को जीत लिया। जमाल के ओवर में एक छक्का, एक सिंगल, एक वाइड के रूप में टोटल 8 रन ही आए और इंग्लैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन ही बना पाई और पाकिस्तान के नाम एक बेहतरीन जीत दर्ज हो गई। भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री को फीफा से बड़ा सम्मान मिला है। फीफा ने छेत्री के शानदार करियर पर विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम कैप्टन फैंटास्टिक है। फीफा विश्व कप के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी दी गई है। फीफा ने डॉक्यूमेंट्री का एक दिल छू लेने वाला पोस्टर शेयर किया है। इसमें सुनील छेत्री को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ पोडियम पर खड़ा दिखाया गया है। कुछ मनोरंजन जगत की खबरें। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर वीडियो में जोरदार एक्शन देखने को मिला। वीडियो में सलमान खान गुंडों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का निर्देशन मोहन राजा ने किया है। वहीं चिरंजीवी के अलावा फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी दिखाई देने वाली हैं। बता दें कि गॉडफादर मलयाली सिनेमा की सुपरहिट फिल्म लूसीफर का रीमेक है। गॉडफादर 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान और चिरंजीवी के धमाकेदार एक्शन सीन वाले इस ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी फीस को कम करने का फैसला किया है। दरअसल इन दिनों आयुष्मान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी फीस में 10 करोड़ रुपए की कटौती की है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक आयुष्मान खुराना साइनिंग फीस के तौर पर 25 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने इसे घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया है। दरअसल आयुष्मान की अपकमिंग फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उनसे उनकी फीस कम करने की रिक्वेस्ट की और उन्हें इस कठिन समय में सपोर्ट करने को कहा। ए जिंदगी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म में सत्यजीत दुबे ने बेहतरीन अभिनय किया है। इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर साउथ एक्ट्रेस रेवती मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म की कहानी एक 26 साल के लड़के की है जो लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। रेवती इस फिल्म में काउंसलर का रोल निभा रही हैं। फिल्म ए जिंदगी 14 अक्टूबर को भारत और नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।